कुणाल कामरा का जो ये एपिसोड हुआ है, अगर आप इसको एक बड़े पर्दे पर देखें तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं कोई दायरा पार हो गया या दूसरी तरफ से विपक्षी जो आहत हुए जो लोग, उनसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि कुणाल कामरा ने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि उनका काम ही है। अच्छा, दरअसल में कोई व्यंगकार है, अगर वो व्यंग करता है तो व्यंग करता ही करता है। क्या आपने पिछले 4 दशकों में जो बदलता हुआ एक दौर देखा है भारतीय राजनीति का, उसमें आपको लगता है कि टॉलरेंस जो है सटायर को लेकर या क्रिटिसिज्म को लेकर वो कम होता जा रहा है? दौर के हिसाब से तो जैसे देखा जाए तो कम तो होता ही चला गया है। लोगों को आप दिन भर अगर आप ये सब चीजें दिखाते रहेंगे, नफरत दिखाते रहेंगे, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा, उनके हंसने की क्षमता कम हो जाएगी। आप लोगों को हंसी नहीं आती है। कभी मन में आया कि वो जिस पॉलिटिशियन की आप तस्वीर बना रहे हैं या जिस एक्टर या एक्ट्रेसेस की, तो वो कहीं आपके कार्टून से आहत ना हो जाए? नहीं, ये डर तो हमेशा ही रहता है बना हुआ। पहले क्या था कि एक सबसे जो ताकतवर जो आदमी होता था अखबार के अंदर, वो संपादक ही होता था जी। अब सबसे डरा हुआ जो आदमी होता है ना, संपादक है। अब सोशल मीडिया पे कुणाल कामरा का कोई एडिटर होता तो कुणाल कामरा भी नहीं आ पाता। कुणाल कामरा की हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं, इरफान साहब, इन महोदय ने हवाई जहाज की यात्रा के दौरान एक एडिटर को धर दबोचा था और उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जैसा कि वो एडिटर जाने जाते हैं बाकी गेस्ट के साथ बातचीत करने में। आप उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने पंगा तो लिया वहाँ पर, देखा जाए तो एक आदमी बैठा हुआ है, तो उसको जाके आपने अपना शुरू कर दिया, उसके कान में जाके कुछ भी अगर आप बोलना शुरू कर देंगे, कहीं कहीं की वो भी अपनी लिमिट को क्रॉस किया है उन्होंने, इसको मानना पड़ेगा। कि क्या कुणाल कामरा एक लोन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं? ये एक एंगर होता है। कार्टूनिस्ट का कार्टून क्या है? ये आपको हंसी आ रही है हमारे कार्टून पर, ये एक्चुअल में हमारा एंगर है आपका। तो ये एंगर जो है ना, कुणाल कामरा के दिमाग में भरा हुआ था बहुत दिनों से, और उसने एक गाने के साथ में उसको जोड़ के अपने, जब वो पिक्चर सामने आती गई और उनको वर्ड्स के अंदर उन्होंने उतार के और लपेट दिया उसको। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार मिश्र, आप देख रहे हैं वन इंडिया पॉडकास्ट। ये खाली कैनवस अक्सर हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। इट सिग्निफाइज दैट इट्स अ ब्लैंक पेपर एंड यूजिंग आवर विट्स एंड पैशन वी कैन पुट अप व्हाटएवर वी वांट टू, बट कैन वी एक्चुअली, क्या हम सचमुच में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके भी दायरे हैं? कुणाल कामरा एपिसोड जो अभी हुआ है, जिस तरह से उस पर बवाल हो रहा है, उसके मद्देनजर तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं और ये बार बार ये जो चीज उठ कर आती है कि क्रिएटिव लिबर्टी, उसकी क्या सीमा होती है, उसकी क्या रचनात्मकता में कितनी उसको आप दायरे में रखें, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ सज्जन मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया के स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू। आप ब्रश के जादूगर हैं, आर्टिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं और आपने 4 दशकों से भारतीय पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम को आपने बदलते उभरते देखा है। जी। सबसे पहले हम लोग उस पर आते हैं, लेकिन कुणाल कामरा का जो ये एपिसोड हुआ है, अगर आप इसको एक बड़े पर्दे पर देखें तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं कोई दायरा पार हो गया या दूसरी तरफ से विपक्षी जो आहत हुए जो लोग, उनसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि कुणाल कामरा ने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि उनका काम ही है। अच्छा। दरअसल में कोई व्यंगकार है, अगर वो व्यंग करता है तो व्यंग करता ही करता है। डॉक्टर अगर चीरा-फाड़ करता है तो करता ही करता है। उसके लिए अगर आप ये कहेंगे कि भाई उन्होंने क्या पहली बार ऐसा किया है, तो ये कहना तो एकदम गलत है। और दूसरी बात ये कि कुणाल कामरा ने संविधान को अपने हाथ में लेके जो आदमी और पूरा शो करता है, तो उसको बहुत स्टडी की है, उसको पता है कि पत्थर जरूर फेंकेंगे। वो जब वो बोलता है तो उसकी एक एक लाइन के ऊपर आप देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जो है, लगता है ना कि अब आने वाली है, ना एक झोंका सा आता है एक तरह से। हाँ। तो उसको बहुत माइन्यूटली जो है ना, सुनने वाले उसको सुनते हैं, तो उसका ध्यान तो वो रखते ही रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उसमें कंटेंट भी कुछ ऐसा तो था नहीं जिसके ऊपर इतना हंगामा कर दिया गया। और पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनको एक्सपीरियंस काफी है।
उन्होंने भी सोच समझ के ही अपना किया है। बिल्कुल। जो उन्होंने जवाब दिया, जी खास करके अगर हम लोग बातचीत के इस पहले चरण में हम उनके आंसर्स को अगर देखें तो ऐसा जरूर लगता है कि इन्होंने एक कैलकुलेटेड मूव ही लिया था और वो जानते हैं, अब जैसे लोहे को लोहा काटता है, अब जो सही कहा कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, लेकिन जो इसका बैकलैश उन पर हुआ है अब इस बार वो तैयार नजर आ रहे हैं। अब जो भी घटनाक्रम रहा, महाराष्ट्र में मुंबई में स्टूडियो की तोड़फोड़ हुई और कुणाल कामरा को माफी मांगने के लिए कहा गया, उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस चक्कर में, इस पूरे प्रकरण में जो एक आर्टिस्टिक, अगर हम कहें, अगर वो उस दायरे में आते हैं कॉमिक स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो कितना बड़ा आपको लगता है कि ये झटका है एक आर्टिस्टिक फ्लेवर के लिए? डेफिनेटली ये सभी के लिए है, क्योंकि वो कुणाल कामरा के जरिए एक संदेश तो है ही, व्यंगकारों के लिए हो, कार्टूनिस्ट के लिए हो, तो ये सब एक उससे बंधे हुए हैं, एक तरह से एक ही डोर के साथ में बंधे हुए हैं। अगर आप एक खींचेंगे तो सबके सब उसमें खींचे चले जाएंगे। जी जी। तो ये वाली इस बार का जो थोड़ा सा ये है कि आप लगता तो है ऐसा कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब होगा, और लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का उनका अपना अनुभव है जी और वो कोई इसमें कमी करेंगे, तो उनका काम है वो तो अपना चलता ही रहेगा, मुझे लगता है। जी। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इरफान साहब उस वक्त आ रहा है जब इंडिया गॉट लेटेंट में समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर भी जी आरोप लगा रहे और उन्हें शो को उन्हें बंद कर दिया गया। अब अगर वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करते हैं, अगर मान लीजिए, तब तो फिर वो इट वाज बॉर्डरिंग इनसेंसिटिविटी। बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट आप देखते हैं दोस्तों? आई नो ओके। जिसका मैंने सुना उसके बारे में, जी तो कंटेंट तो उनका तो बहुत खराब था। खैर जी। वो लेवल तो एकदम अजीब ही तरह का, वो उन लोगों को तो इस दायरे में तो रखा ही नहीं जा सकता है। अच्छा। लेकिन कुणाल कामरा वाले में तो कहीं पर नाम आ ही नहीं रहा है, जैसे ना पूरे अब गाना वाना भी उन्होंने जो गाया है, ये मैंने सुना जहाँ तक क्या, तो मुझे तो उसमें कहीं नहीं लगा। अब मान लीजिए कोई भी अगर दाढ़ी वाला है, उसमें दाढ़ी वाले का कोई नाम नहीं लिया है ना, चश्मे वाले भी उन्होंने बोला तो चश्मे वाले भी उन्होंने नाम नहीं लिया वहां पर भी। तो ऐसे अगर चश्मे वाले और दाढ़ी वाले सभी आ जाएंगे तो वो कहेंगे भाई ये तो मेरे बारे में कहा है, नहीं नहीं तुमने मेरे बारे में कहा है, तो फिर ऐसे तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, आप कार्टून के जरिए बहुत सारे अपनी बातें रखते हैं, आप कटाक्षेप भी करते हैं, सटायर भी होता है। मैं देख रहा था आपका एक लेटेस्ट कार्टून जो अभी आया है, वो महाराष्ट्र में जिस तरह से लोग बीएमसी ने हथौड़े से तोड़कर स्टूडियो को तोड़ा, तो आपने कहा है कि अब एक हथौड़ा इनके हाथ में, हम रेफर कर रहे हैं कानून के हथौड़े को? यस, अगर वो हथौड़ा आप अदालत वाला हथौड़ा अपने हाथ में जैसे ले लेंगे, मतलब अदालत है, मतलब हथौड़े का मतलब है वो अदालत है, आप अदालत के, आपको अगर शिकायत थी तो डेफिनेटली अदालत के पास में जाना चाहिए। बहुत बड़ा एक दायरा है अदालत का हमारे, उनको शिकायत करें वो एकदम न्याय देंगे उसके लिए। तो आप बजाय उसके जाने के आप लेकर के आए, तो मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कही कि जो बल्लम लेकर के आना, ये ले आना के गैतियां लेके आना, उसकी जगह पे हथौड़े क्यों लेकर के आए? जी। तो वो हथौड़ा मैंने, ये हथौड़ा यानी कि इन्होंने पकड़ लिया गया कानून क्या था? हाँ, तो वो मैंने उसको यूज किया है कि अब हथौड़ा आजकल इन हाथों में है। जी जी जी। वो मैंने बताया। अब महाराष्ट्र में तकरीबन उसी समय इरफान साहब नागपुर में बुलडोजर चल रहे थे, जी जी, जिस पर वहां की कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि भाई ये गलत हो रहा है, आपने हमसे क्यों नहीं कंसल्ट किया? तो आपको लगता है कि ये हथौड़े का दौर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि बाकी जगहों में ये जो बुलडोजर जस्टिस भी अचानक से आ गया है, उत्तर प्रदेश से उठता हुआ नजर आ रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? वहां भी तो कानून को बाईपास कर देते हैं, वहां भी तो कानून को खुद कूदना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को या फिर कोर्ट्स को, कि भाई हमसे भी तो पूछो पहले, बिल्कुल आप जस्टिस दे दिए जा रहे हो। वो तो आदेश तो काफी आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप अभी फिर किया है कि मकान किस तरह से गिरा दिए जाते हैं, बजाय इसके कि लोगों को नोटिस भी पूरा नहीं दिया जाता है, अगले दिन ही तोड़ दिए जाते हैं। समय और दूसरी बात उसमें इन्वॉल्व क्या है कि जो अधिकारी हैं, जो जिन्होंने उनको बकायदा रहने की परमिशन दी है, पैसा लेते रहे उनसे, बकायदा उनका लैंड का जो है उसका टैक्स भी वो लोग भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी उनके मकान गिरा दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये कानून को तो इसमें अपना काम करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा इसके लिए।
आपके हाथ में ये ब्रश मुझे बार बार बताता है कि चला देना कलम, चाहिए। हाँ नहीं चलाएंगे जरूर, वो भी आप बने रहिए इस शो में, क्योंकि आप इरफान को लाइव देखेंगे किस तरह से वो उन चित्रों को उकेरते हैं जो आप अक्सर अखबारों में, सोशल मीडिया में और इनके यूट्यूब चैनल पर देखते चैनल्स हैं। पे भी। इरफान, आपने एक लंबा दौर कवर किया है, और जो एक बात होती है एक माइक्रोकॉस्मिक व्यू और एक मैक्रोकॉस्मिक व्यू, एक कहते हैं ना लुक एट द बिगर पिक्चर। आर्टिस्ट्स ने हमेशा से, चाहे वो सिनेमा बनाने वाले हों, लेखक, कवि, पत्रकार या फिर आर्ट, जो पेंटर्स होते हैं, जो कार्टूनिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस आल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो जो कुछ देख पाते हैं वो थोड़ा अलग होता है लोगों के व्यू से, तभी वो उकेर पाते हैं, तभी वो उठता है। क्या आपने पिछले 4 दशकों में जो बदलता हुआ एक दौर देखा है भारतीय राजनीति का, उसमें आपको लगता है कि टॉलरेंस जो है सटायर को लेकर या क्रिटिसिज्म को लेकर वो कम होता जा रहा है? कम देखिए, दौर के हिसाब से तो जैसे देखा जाए तो कम तो होता ही चला गया है, लेकिन अचानक ही जैसे एक दौर ऐसा आ गया जिसमें कुछ बहुत तेजी से कि जैसे महामारी टाइप चीजें फैल रही है अभी जी। तो उसमें टॉलरेंस कम होती चली जा रही है लोगों के अंदर। और वो इसमें लोगों का, आप जो उनको लोग क्या दिखाएंगे लोगों को, आप दिन भर अगर आप ये सब चीजें दिखाते रहेंगे, नफरत दिखाते रहेंगे, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा, उनके हंसने की क्षमता कम हो जाएगी लोगों की। आप लोगों को हंसी नहीं आती है तो वो टेंशन में रहते हैं, उनको क्या लगता है या तो ये इधर की चीज है या उधर की चीज है। मतलब आपका कुछ भी बनाते हैं, कोई भी सटायर करते हैं, जैसे इसमें देखिए तो उसमें भी 2 पक्ष हो गए। एक कह रहा है कि नहीं वो तो साहब, वो तो उद्धव ठाकरे से पैसे लेके पैसे लेके कर रहे हैं, और वो दूसरी कहानी बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो चश्मे वाला तो मैं ही हूँ, दाढ़ी वाला मैं ही हूँ, मैं गद्दार भी मैं ही हूँ, तो ये मेरे बारे में कहा है। मजेदार बात तो इसमें देखिए ना कैसी हुई कि उसने तो कुछ नहीं कहा, कुणाल कामरा ने, कि कौन था, समझने वाले जो है उससे नहीं, और इन्होंने जाके बता दिया उनको कि इन्होंने हमारे बारे में कहा था। जो जानने वाले थे वो तो जब समझ ही गए थे कि किसके ऊपर है ये, लेकिन आम आदमी को नहीं पता था, XYZ को नहीं मालूम था। अब उनको भी पता हो गया कि एक्चुअल में कुणाल कामरा किसकी बात कर रहा था। जी जी जी। वेल, सोशल मीडिया पर जब वो राइड करता है, एक डिबेट ये भी आ रहा है इरफान साहब की, जब इस तरह के पेड इवेंट्स होते हैं, जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको रिलीज करने के लिए भी उसके रिकॉर्डिंग ना हो और उसको रिलीज आर्टिस्ट के डिस्क्रिप्शन पर किया जाए, ताकि वो उसे, वीरदास के साथ ये घटना हुई थी। और वीरदास ने जब अमेरिका में जाकर टू इंडिया की बात की थी और उसके वीडियोस उनके लौटने से पहले वायरल होने लगे थे, तब उन्होंने अभी फिलहाल के लिए तो ये अपने शोज में कर रखा है कि रिकॉर्डिंग उनकी टीम करेगी और रिलीज फिर उनकी टीम करेगी। खैर चलिए, यहाँ रिकॉर्डिंग से तो कोई रोक नहीं है। जब आपके टाइम से, जब आपने शुरू की, जब से कलम पकड़ी, ब्रश पकड़ा, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है जहां पर आपको लगा कि आपने कुछ ज्यादा ही कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अपनी फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी को कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया हो? कभी मन में आया कि वो जिस पॉलिटिशियन की आप तस्वीर बना रहे हैं या जिस एक्टर या एक्ट्रेसेस की, तो वो कहीं आपके कार्टून से आहत ना हो जाए? नहीं, ये डर तो हमेशा ही रहता है बना हुआ। ये तो आज भी बनाएंगे तो आज भी ऐसे लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप किसी के, आप मन की बात कह नहीं सकते ना कि किसको कब बुरा लग जाए। अब तो ये दौर चल रहा है ऐसा जिसमें किसी भी बात को लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बीच में कभी कभी ऐसा लगा था एक आध बार, और हंगामे भी हुए उन कार्टूनों के ऊपर, तो वो बनाने के बाद में पता चलता है जी। तो पहले तो नहीं होता, क्योंकि पहले क्या था कि खुले आप तौर पे बनाते थे। पहले एडिटर होता था, एडिटर के दिमाग एक बढ़िया वाला दिमाग होता था उसका, वो कहीं किसी के रिमोट के साथ में नहीं शायद नहीं कर देते उनको बड़ाई कटाक्ष इन्होंने किया है जर्नलिस्ट। हाँ, बढ़िया दिमाग होता क्योंकि है। अब क्या है, अब ज्यादातर ना, मैंने अभी कहा था ये वाली बात को अपने इसमें, कि एक सबसे जो ताकतवर जो आदमी होता था अखबार के अंदर, वो संपादक ही होता था जी। मैंने कहा कि अब सबसे डरा हुआ जो आदमी होता है ना, वो संपादक है न्यूज रूम के अंदर, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है, प्रेशर है उसके ऊपर, कि उसको लगता है कि पता नहीं किस बात पे क्या हो जाए। तो वो दौर भी मैंने देखा है उस टाइम में। तो मुझे लगता था कि जो भी बनाना है वो बना दीजिए अपना जी, देखा जाएगा। एक तो एडिटर, अब वो एडिटर पूरा संभाल, मतलब उनको ये कि भाई आपको फ्रीडम दे दी। इस पे झगड़ा हो जाता था सर, कार्टून रिजेक्ट हो गया ना जी, तो कार्टूनिस्ट भी नौकरी छोड़ देते थे
कई बार लेकिन अपनी बात पर अड़े अपनी रहते बात थे। पे अड़े रहते थे कि नहीं आपको तो ये कार्टून मेरा दिखाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं लिया आपने, एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा एडिटर। जी 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 जी। अब ये है कि अब उसने कह दिया कि भाई एडिटर ने कह दिया भाई इस पे नहीं चाहिए, इस पे नहीं चाहिए, पूरी एक लिस्ट पकड़ा दी आपको। किस पर नहीं चाहिए वो पहले बता दिया। सोशल मीडिया पे क्या आप देखिए ना, आप हम्म, ज्यादातर अखबारों के अंदर कार्टूनिस्टों को वो कार्टून आने नहीं देते। पहले कैसा होता था हंगामा कार्टूनिस्टों को लेकर के, जी जी जी। बंद क्यों हो गया? हम्म, क्योंकि कार्टून अपियर ही नहीं हो रहे हैं अखबारों के अंदर, वो उस गेट से अंदर आ नहीं पाते हैं। तो ये जो बांध है ना, जी उसको वो गेट पूरे बंद कर दिए गए हैं जैसे ना। जी। अब सोशल मीडिया पे कुणाल कामरा का कोई एडिटर होता हम्म, तो कुणाल कामरा भी नहीं आ पाता। जी जी तो जी। कुणाल जैसे लोग हम्म, वो सोशल मीडिया पे इसीलिए आ रहे हैं कि वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन है उनका अपना। इसीलिए सोशल मीडिया के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। जी मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि अगर आप अच्छे एडिटर की इसमें संपर्क में नहीं आओगे तो आप अच्छे कार्टूनिस्ट नहीं बन पाओगे। सोशल जी। मीडिया पे सीधे आओगे अगर उतर के तो उसके नुकसान ज्यादा होंगे। चलिए, यू शुड नो कि व्हेन यू नीड टू स्टॉप और व्हेन यू नीड टू Yes. ड्रॉ द लाइन, जो एडिटर आपको बताता है। बिलो द बेल्ट आपको खुद ही पकड़ना पड़ेगा। जी। ये धीरे धीरे करके आती है सर चीजें, जी जी जी। और उसकी ट्रेनिंग यही है आपकी कि आप घिसते रहोगे, बनाते रहोगे, तो आपको खुद पता हो जाएगा बिलो द बेल्ट क्या होता है। उसके नीचे आप खुद नहीं जाओगे। कुणाल कामरा की हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं इरफान साहब, इन महोदय ने हवाई जहाज की यात्रा के दौरान एक एडिटर को धर दबोचा था और उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जैसा कि वो एडिटर जाने जाते हैं जी बाकी गेस्ट के साथ बातचीत करने में। आप उसको कैसे देखते हैं? हालांकि उसका खामियाजा ये था कि कुणाल कामरा को उस एयरलाइंस ने प्रतिबंधित कर दिया था आगे की फ्लाइट्स के लिए। तो ये कैसे देखते हैं आप, उन्होंने एडिटर को? एक्चुअल में देखिए कुणाल कामरा क्या है ना, उनकी हैबिट ही अच्छी है। अच्छा। तो आप देखिए उनको बिना उसको बैठेंगे नहीं अपना। अब उनके सामने एक टारगेट वाला आदमी आ गया जिसको टारगेट पे रखे हुए है वो, उनको लगता है कि इसके साथ में कुछ भी अगर वो करेंगे खुरपेच तो वो पब्लिसिटी इसकी होगी होगी आराम से, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो जाए उनको। तो उन्होंने पंगा तो लिया वहां पर। देखा जाए तो एक आदमी बैठा हुआ है तो उसको जाके आपने अपना शुरू कर दिया, उसके कान में जाके कुछ भी अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो उससे होगा। वो तो सेटअप कहीं हाँ कहीं कहीं की वो भी अपनी लिमिट को क्रॉस किया है उन्होंने, इसको मानना पड़ेगा। बहुत सारे दर्शकों ने अपनी भी एक तरीके से विचार रखे हैं, अपना भी ओपिनियन रखा है। Before we get on to understanding you, your passion and your journey till now from the 80s, अंडरस्टैंडिंग कुणाल कामरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम लोग बार बार इस पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि किसी ने कहा कि जहां से वो शुरुआत हुई है अगर हम उसको पकड़ना चाहें, दो तीन कारण इरफान साहब मुझे लगते हैं। सबसे पहले जैसा आपने कहा पब्लिसिटी, कि उन्होंने जिसको पकड़ा, जिन कैरेक्टर्स को, वो हो सकता है पब्लिसिटी। दूसरा कारण जो लोग आहत हुए वो कह रहे हैं कि इन्होंने भाई कांग्रेस से और शिवसेना उद्धव ठाकरे से पैसे ले लिए। तीसरा कारण हो सकता है कि क्या कुणाल कामरा एक लोन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, कि जो परिदृश्य अभी वो देख रहे हैं, जैसा हमने भी बातचीत की कि जो एक टॉलरेंस लेवल है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लोग या तो ब्लैक और व्हाइट में देख रहे हैं, कोई ग्रे शेड्स नहीं होते हैं, मिडिल पाथ नहीं है, ओपिनियन है सबका। हो सकता है कि कुणाल जो है एक योद्धा बन के निकले हैं कि भैया मैं ही तलवार उठा लेता हूँ। क्या लगता है आपको, व्हाट मस्ट बी गोइंग ऑन इन हिज माइंड एज अ क्रिएटर? देखिए उनके माइंड में गए तो अपन नहीं बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं ऐसा करके। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो एक आर्टिस्ट हैं, वो अपना काम ऐसे ही करते हैं, वो मुझे लगता है ऐसे ही करेंगे। वो अब बहुत मंझ गए हैं, सीधी सी बात ये है कि अब वो नए आदमी तो रहे नहीं है। और उन्होंने, मुझे लगता है कि हर पॉलिटिशियन के ऊपर वो अपना काम ये वो करते ही करते हैं। अगर वो राहुल गांधी होंगे तो वो राहुल गांधी के ऊपर भी ऐसे ही बोलेंगे, है ना। तो और ये मौका उन्हें मिलेगा, उनको मौका, हाँ जब देखना। हाँ देखिए होता क्या ना, आर्टिस्ट के दिमाग में एक चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो उसके दिमाग में आगे अगर कि आपको ही करना है मुझे कुछ, तो एक क्या ना, ये मैं अपना जैसे बताता हूँ कि ये एक एंगर होता है। कार्टूनिस्ट का कार्टून क्या है, इससे जोड़ देते ना जी 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 जी। हाँ, ये आपको हंसी आ रही है हमारे कार्टून पर, ये एक्चुअल में हमारा एंगर है आपका। हाँ जी जी। तो ये एंगर जो है ना कुणाल कामरा के दिमाग में भरा हुआ था बहुत दिनों से,
और उसने एक गाने के साथ में उसको जोड़ के अपने जब वो पिक्चर सामने आती गई और उनको वर्ड्स के अंदर उन्होंने उतार के और लपेट दिया उसको। जी जी, जो दिखती जरूर फनी है लेकिन है उसमें गुस्सा उनका। तो ये वो टाइम का हो सकता है जब उन्होंने स्प्लिट किया था शिवसेना को और वो जाके उसके साथ में गवर्नमेंट उन्होंने बना ली, तो उसका गुस्सा उनके दिमाग में हो। एक आर्टिस्ट के अंदर शायर में एक गुस्सा होता है, वो अपनी शायरी में निकालता है। शायर पेंटर अपने पेंटिंग में बताता है कई बार, है ना, बस्तियां जलती हुई बनाएगा, कुछ बनाएगा, तो उसको क्या है वो सीन उसके आहत हो चुका हो, तो डेफिनेटली। बिल्कुल। इरफान साहब, बहुत ही पते की बात आपने कही कि आर्टिस्ट का जो एक एंगर होता है और कार्टूनिस्ट का एंगर किसने सोचा था। बहुत अच्छा आपने इस संदर्भ में इसको रखा कि आपके मन का जो एक गुस्सा है, जो व्यथा है, उसको आप सटायर या कार्टून के माध्यम से कागज पर उतारते हैं, कैनवस पर उतारते हैं, और तब वो अखबारों में, हालांकि मुख्य पृष्ठ पर आपको जरूर एक कॉलम में नजर आता है, तो सबसे छोटा वही होता है, सबसे छोटा वही होता है, सबसे इम्पैक्टफुल भी होता है। कई बार संसद में चर्चाएं भी उस पर होती हैं, और आज से नहीं हो रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले भी सरकार पहले से हो रही है, इंदिरा गांधी के जमाने से मैं कहूंगा एक तरीके से। तो आपके लिहाज से उस समय के आपके पसंदीदा कौन कार्टूनिस्ट रहे थे जब आपने कागज कलम पकड़ी थी तब से? मैंने जब लिया था तो उस टाइम में देखिए कार्टूनिस्ट तो बहुत ज्यादा होते नहीं थे, गिने चुने लोग होते थे। लक्ष्मण अंग्रेजी में होते थे, जी जी जी, द कॉमन मैन होता था, है ना। हिंदुस्तान टाइम्स में सुधीर दर होते थे जो पॉलिटिकल कार्टून नहीं बनाते थे। अच्छा। वो दिल्ली की जो आपकी सड़क है, बिजली है, डीटीसी जो बहुत अच्छे अच्छे कार्टून वो बनाते थे। डीटीसी पे, हाँ, डीटीसी बसों के बारे में बहुत बनाते थे वो। तो उनका अखबार उनके नाम से बिकता था उस टाइम में। सोचिए, ये कार्टूनिस्टों का सर्कुलेशन के ऊपर बड़ा होल्ड रहता था उन लोगों का। अच्छा। जैसे यू सेड इट का लक्ष्मण का, तो वो थे लक्ष्मण बनाते थे उसको। तो ऐसे आपको स्टेट्समैन में राजेंद्र पुरी थे, ऐसे उनको बहुत हार्ड रेटिंग थे वो, उनका बहुत मतलब एंगर दिखाई देता था काम में। तो उनको देखते मारियो मिरांडा, अच्छा जी जी, सबसे बढ़िया था, मारियो मिरांडा की नकल करो और वो आराम से बन जाएंगे उनके फिगर। अच्छा, तो जाओगे। अब लक्ष्मण के चक्कर में पड़ते थे तो लगता था फोटोग्राफर होना चाहिए आपको, इतनी हाँ, डिटेल में आना सब चीजों को। जी, ये एक लग रहा है कि ऐसे पिक्चर उन्होंने खींच दी हो, जी जी जी, आप कोई चीज बचेगी नहीं उसके अंदर। और इतना अच्छा बनाते थे वो कि बस कमाल की साहब निगाह थी उनकी। तो वो वहां तक तो पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन कुछ कुछ लोग थे, जैसे तो अबू अब्राहम थे, ड्राइंग उनकी जैसी भी थी, ये सटायर उनका बहुत तगड़ा होता था। जैसे जब उन्होंने बनाया इंदिरा गांधी का और फखरुद्दीन अली अहमद का, वो अमर कार्टून है उनका। तो अच्छा, तो वो अपना बाथ टब के अंदर नहा रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को जो है ना साइन करके दे रहे हैं सीधे से। तो उस टाइम का, हाँ, इमरजेंसी के टाइम का कार्टून है। तो वो कार्टून में देखता था। तो मुझे मारियो मिरांडा को मैं करता था, लक्ष्मण को देखता था कि सटायर बहुत अच्छा होता है। तो सबसे थोड़ा 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 लेके जी जी जी, मैंने अपने आप को उनको पसंद किया, सब लोगों को। ये जो कला है, ये जो ट्रेडिशन है, जो आपने यू सेड इट से और उसके पहले मारियो मिरांडा से जो शुरुआत होती है, आपको लगता है कि ये बदस्तूर अभी भी उतनी मजबूती से चल रहा है और आगे भी चलती रहेगी? नहीं, अब नहीं चल रहा है। अब क्योंकि कार्टूनिस्ट भी अब अखबारों ने रखना बंद कर दिए, नाक के बराबर है। अच्छा। जिस अखबार के अंदर जो जनक है अखबार में, शंकर हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टूनिस्ट थे। हिंदुस्तान टाइम्स में आज की तारीख में कोई कार्टूनिस्ट नहीं है वहां पर। पता नहीं उनको अपना वो इतिहास याद है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने ये शुरुआत की थी, शंकर से ही शुरू हुआ है। शंकर के अखबार में ही कार्टूनिस्ट नहीं वहां पे पॉलिटिकल कोई इस टाइम। द हिंदू के अंदर 2 कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, वो एकमात्र ऐसा अखबार था जो 2 कार्टूनिस्ट एक साथ रन करता था पैनल में अपने स्टाफ के अंदर। इतना पैसा खर्च करना, वहां पर भी अपना उनका उन्होंने कोई नया सा रखा हुआ है कार्टूनिस्ट अपना, लेकिन उनका कोई प्रोमिनेंट कार्टूनिस्ट नहीं है ऐसे। अच्छा। हाँ, अब बहुत सारे अखबार हैं जिनके अंदर कार्टूनिस्ट, ना के स्टेट्समैन में कोई कार्टूनिस्ट मुझे नहीं लगता कोई होगा। अखबार अब बचा कौन,
टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे, उसके अंदर अपने कार्टूनिस्ट, ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जो बिना कार्टूनिस्ट के भी रन कर रहे हैं। अच्छा। तो जब कार्टूनिस्ट रन नहीं करेंगे, आप लेंगे नहीं, तो ये आर्ट भी ऐसे धीरे धीरे करके दबता चला जाएगा। तो सोशल मीडिया पे लोग हैं जो फ्री होके काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया खाने के लिए किसी को कुछ नहीं देता है। जी। वो देता है अखबार में, जब तक काम नहीं करोगे, पत्रिका में काम नहीं करोगे आप, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक कार्टूनिस्ट को, यूट्यूबर तो है नहीं कार्टूनिस्ट। जी बिल्कुल। तो क्यों डर रहे हैं पब्लिकेशंस, अखबार? जैसा आपने कहा कि कुछ अखबार तो सिर्फ इसलिए बिकते थे क्योंकि उसके कार्टूनिस्ट जो होते थे उनकी वजह से। ये डर है संपादक का या ओनर का, या कि कार्टूनिस्ट कहीं ज्यादा ही मुखर ना हो जाए? नहीं, वही वाली बात है ना कि आप इंटॉलरेंस जो बढ़ रही है ना, जैसे, तो वही गवर्नमेंट की तरफ से उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो अपने बेनिफिट्स हैं मेरे, उनको रोक दिया जाएगा। तो ऐसा करो कि इसको छापो ही नहीं। खबर छापते हैं, खबर से रिलेटेड कार्टून नहीं छापेंगे। आप मानते हैं ज्यादा पावरफुल मैसेज कन्वे करते हैं कार्टून्स? डेफिनेटली। आपका एक वो है ना, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं सोसाइटी में। अब आप कहेंगे आप अपने आप आरओ मत लगाओ, पानी ऐसे ही पी जाओ, तो क्या होगा उस पानी का? आप हजम कर पाएंगे? तो वो आरओ का जो काम करता है ना, वो आपका सटायर है, आपकी फिल्में हैं, पिक्चरें आपकी, कार्टून्स हैं, ये आपको नई राह दिखाते हैं, आपकी कमियों को बताते हैं। जब आप इनको हटा देंगे तो आपको कमियां नहीं पता चलेंगी। डेफिनेटली। इरफान साहब, समय आ गया है कैनवस का। मुझे लगता है एक चीज जो इरफान साहब की बात से क्लियर होता है, अभी अभी एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है इरफान साहब, और उसमें फिनलैंड जो है लगातार दूसरी या तीसरी बार नंबर वन कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे उसके नीचे जितने भी जाएं तो स्वीडन और जो बाकी कंट्रीज हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर हैं, वो मोर और लेस वैसे ही रहते हैं। इंडिया काफी नीचे है उस मामले में। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मुझे लगता है कार्टून का भी उसमें एक रोल तो है। हाँ, आप देखकर जो आपने कहा कि आरओ वाला काम करता है, बड़ी बात को सरलता से कह देना, हंसी में कह देना, हमें हंसने की ज्यादा जरूरत है लगता है, और हमें कार्टून की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर मैंने एक कार्टून बनाया था अभी इसी इंडेक्स वाले पर। हाँ जी जी। हाँ। तो उसमें कोई लोग जा रहे हैं अपना हाईवे पर, और वो जब वो रास्ता देखते हैं कि उसके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कहाँ जाने के लिए, कौन सा, बांग्लादेश। जी 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 जी। नेपाल हमसे आगे, नेपाल हमसे बेहतर है, बांग्लादेश में हमसे बेहतर है, समझ सो शायद पाकिस्तान 92 और 118 पर हम लोग हैं। जी जी जी। तो 92 में जब वो है नेपाल है, तो नेपाल को उसने काट दिया है। अच्छा। उस पे लिखा खुशहाली। आप उधर खुशहाली की हो जाए। खुशहाली आपसे 192 किलोमीटर्स। ऐसा मैंने उसमें कार्टून में बनाया था। वो देख रहा है जाके अपनी गाड़ी में से। तो ये आइडिया मुझे याद है आपका। ये बहुत बढ़िया खबर है। आइए, विदाउट मच अडू, आप जरूर, द स्टेज इज योर्स, आप इस पर करें। इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है या आप अपने मन के स्ट्रोक्स होते हैं? ये मन के ही होते हैं सर। आप जैसा आप बनाएंगे वैसे कोई और नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ट्रेनिंग नहीं। हाँ। तो हम लोग एक बनाएंगे। जबरदस्त, वाह इरफान भाई, वही आपका सिग्नेचर स्टाइल और खूबसूरत नक्काशी के साथ आपका नाम, बहुत बढ़िया। प्लीज बैठिए हमारे साथ। हमें ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कॉमेडी पर प्रतिबंध, इस तरह के इरफान भाई, जब कैरेक्टर को आप सोचते हैं कि उसकी दाढ़ी होगी या जो भी है, जी जी, उम्र दराज लग रहे हैं, ये जो इन्होंने गले में दुपट्टा जैसा रखा है वो भी कुछ हद तक पॉलिटिकल, यस, जनरल पॉलिटिकल। जी 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 जी। और इसमें क्या ऐसी चीजें जो हम नहीं देख पाते हैं कभी कभार, जो एक कलाकार के मन से आती हैं? इनके मन की बात नहीं समझ पाएंगे। मन की बात मन की बात करें तब तो फिर जरूर हम लोग समझेंगे। जी 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 जी।
काफी प्रासंगिक, बिल्कुल। कैमरा के वीडियो के विरोध में शिव इतने सारे लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी? बुलडोजर ही भेज देते। पेट्रोल खर्च हुआ होगा, बहुत सारी चीजों में इतने लोग भर के ले जाना पड़ेगा, पुलिस आती डंडे वंडे भी मार देती 2-4 में। तो अच्छा है कि बुलडोजर भेजो, उसके बाद में एक बार में लगाया और सब पूरा स्टूडियो उड़ जाता उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई, इतनी सरलता के साथ इतनी बड़ी बातें कहना, कॉन्टेक्स्ट देना अपने में ये परिचायक है, परिचय देता है। और बहुत बहुत धन्यवाद इरफान साहब, वन इंडिया के स्टूडियो आने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। और यकीन मानिए हम लोग स्तब्ध रहते हैं, मंत्रमुग्ध रहते हैं जब हम लोग आपकी जैसे कलाकारों से मिलते हैं। शुक्रिया, आप कम से कम इंडिया को वन इंडिया करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और इस तरह से आप अच्छी अच्छी खबरें और लोगों को दिखाते रहें। नहीं, बिल्कुल, हम ज़रूर आप तक लाते रहेंगे। सही कहा उन्होंने, क्लोजिंग लाइन बहुत बेहतरीन आपने मुझे भी दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद कि इंडिया को वन इंडिया बनाने की ये कवायद, ये कोशिश जारी रहेगी। और वी कैन प्रॉमिस आवर व्यूअर्स बाय द वे दैट यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस, लॉग इन टू oneindia.com एंड वॉच इट ऑन यूट्यूब। अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में भी, भारतीय भाषाओं में आप हमें देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला और ऐसी खूबसूरत हस्तियों से मिलने का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान साहब।